हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संक्रमण तत्वों के रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, कारण से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों के। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए भी। आपकी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस है, तो हो सकता है कि आपकी एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, तो प्लीज कंसंट्रेशन से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों। है ना, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्ती संयोजकता का मतलब पहले समझते हैं कि अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था, अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित अगर करेंगे तो उसे परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। है ना, जैसे कि आयरन जो है वो +2 संयोजकता भी दर्शाता है और +3 संयोजकता भी दर्शाता है। ठीक है, जैसे कॉपर जो है वो +1 संयोजकता भी प्रदर्शित करता है और +2 संयोजकता भी प्रदर्शित करता है। तो ये इसकी परिवर्ती संयोजकता हो गई। ठीक है, जहां तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन के वर्ड समझ में नहीं आएंगे, तब तक आप आंसर भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, क्या कारण है। तो आंसर लिखा है कि संक्रमण तत्वों में N-1d कक्षक तथा Ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। है ना, जो N-1d कक्षक होता है संक्रमण तत्वों में और Ns कक्षक, है ना, इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा में, इन दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, ना के बराबर। है ना, कौन कौन से कक्षक, N-1d कक्षक और Ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों में। ठीक है, इनकी ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब जो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। है ना, संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। है ना, तो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि Ns लिखा है, पहली लाइन में ही लिखा है कि N-1d कक्षक और Ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। तो कम अंतर होता है दोनों कक्षकों की ऊर्जा में, Ns कक्षकों की और N-1d कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। इसी कारण जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे अगर तो ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेंगे। है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो रंगीन दिखाई देते हैं तत्व या यौगिक या आयन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित है तो ये अनुचुंबकीय होंगे, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करेंगे। है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के इतने सारे कार्य हैं। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि कॉपर +1 एवं +2 तथा आयरन +2 एवं +3 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था। है ना, कॉपर +1 और +2, जबकि आयरन +2 और +3 संयोजकता दर्शाता है या ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता या विविध ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि क्यूप्रस आयन का मतलब Cu+, है ना, रंगहीन होता है। Cu+ जो होता है, क्यूप्रस आयन जो होता है वो रंगहीन होता है, जबकि क्यूप्रिक आयन Cu2+ रंगीन होता है। तो क्या कारण है? है ना, Cu+ जो होता है वो रंगहीन होता है, जबकि Cu2+ रंगीन होता है। क्या कारण है देख लेते हैं। क्यूप्रस आयन Cu+ में N-1d कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है। है ना, चलिए सबसे पहले तो हम जो कॉपर होता है, कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो देख लेते हैं। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, आपको पता होना चाहिए। है ना, तो 29 परमाणु क्रमांक होता है कॉपर का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखे तो AR तक 18। है ना, फिर 3D10 4s1, है ना, 18 19 और 10 29। ठीक है, सही है। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना। AR ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, तो 18 तक तो यहाँ पर हो गए। फिर 3D10 4s2, है ना, 18 और 10 28 और 1 29, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है ना, और इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब बात करें Cu+ की, तो ये Cu+ कब बनेगा
कॉपर जो है Cu प्लस में कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, है ना। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को, इस 4s कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, तो अब क्या बचेगा, देखिए Ar3d10, और D में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 10 इलेक्ट्रॉन ही है यहाँ पर, है ना। अगर D फुलफिल है, इसका मतलब है कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, पूर्ण पूरित अगर है D कक्षक तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यही लिखा है यहाँ पर कि n-1 D कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है ना। D कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, है ना। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे। D जो कक्षक होता है इस तरह से, है ना, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो देखिए 3D में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, पेयर में है ना। अयुग्मित कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो n-1 D कक्षक पूरी तरह से भरा होता है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। यही कारण है कि यह DD संक्रमण नहीं करता है एवं रंगहीन होता है और प्रतिचुंबकीय होता है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, ठीक है, या परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के इतने सारे कार्य है ना। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय होगा और साथ में क्या होगा, रंगहीन होगा। क्लियर है। अब इसके विपरीत क्यूप्रिक आयन की बात करें। क्यूप्रिक आयन Cu2+ में n-1 D कक्षक अपूर्ण भरा होता है। अब Cu2+ की अगर बात करें तो Cu2+ कैसे बनेगा, चलिए यहाँ पर अलग से ही बता देता हूँ। Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखे तो Ar3d9, है ना। देखिए एक तो यहाँ से चला गया इलेक्ट्रॉन और दूसरा यहाँ से, तो यहाँ पर 10 में से एक माइनस हो गया, एक चला गया तो 9 ही बचे, तो 3d9। अगर यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन के रूप में देखें इसको, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। तो ये देखिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही क्या होगा, ये रंगीन होगा और अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, ठीक है। बस यही आप अगर समझ गए तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। रट्टा मारने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और रट्टा मारने का मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ आपको, ठीक है। आपको भी पता है केमिस्ट्री रट्टा मारने से याद नहीं होगी, समझने से, देखने से, अच्छे से कंसंट्रेशन से देखने से, समझने से याद होती है केमिस्ट्री, ओके। तो क्यूप्रिक आयन Cu2+ में n-1 D कक्षक अपूर्ण भरा होता है। देख लीजिए अपूर्ण भरा है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा DD संक्रमण होता है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होगा और DD संक्रमण भी होगा। यही कारण है कि यह रंगीन एवं अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि Cu+ आयन या क्यूप्रस आयन प्रतिचुंबकीय होता है जबकि क्यूप्रिक आयन Cu2+ अनुचुंबकीय होता है। तो क्या कारण है इसका, है ना। तो अनुचुंबकीय क्यों होगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और प्रतिचुंबकीय क्यों होगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है ना। यहाँ पर रंगहीन है और रंगीन है। तो रंगहीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। रंगीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। क्लियर है अच्छे से। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रमण धातुओं की परमाणुीकरण की एंथैल्पी उच्च होती है, क्यों, है ना। संक्रमण जो धातुएं होती है, संक्रमण तत्व जो होते हैं, उनकी परमाणुीकरण की एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या कारण है इसका, आंसर है कि संक्रमण धातुओं में प्रबल नाभिकीय आवेश एवं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है ना। प्रबल नाभिकीय आवेश पाया जाता है और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, अधिक होती है ना। इसलिए ये बहुत अधिक मजबूत धात्विक बंध बनाती है ना। संक्रमण धातुएं क्या करती है, बहुत अधिक मजबूत धात्विक बंध बनाती हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इनमें प्रबल नाभिकीय आवेश पाया जाएगा और साथ ही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बहुत अधिक होगी, है ना। तो इसी कारण संक्रमण धातुएं प्रबल धात्विक बंध बनाती हैं। फलतः संक्रमण धातुओं के परमाणुीकरण की एंथैल्पी उच्च होती है ना।
क्या कारण है कि संक्रमण धातुओं के परमाणुीकरण की एंथैल्पी उच्च होती है? तो रीजन है इसका कि संक्रमण धातुओं में प्रबल नाभिकीय आवेश और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है एवं इसीलिए मजबूत धात्विक बंध बनाती हैं। संक्रमण धातुएं इसीलिए मजबूत धात्विक बंध बनाती हैं। यही कारण है कि संक्रमण धातुओं के परमाणुीकरण की एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है या उच्च होती है। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको जो बेसिक है, बेसिक से लेकर मैंने आपको समझाए हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था मैंने, Cu+ किस तरह से बनता है, Cu2+ किस तरह से बनता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, सभी जो है वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाया है। इतनी मेहनत के बाद आपका इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।